योगी जी, हमें हमारे मीडिया समूह न्यूज़ 18 को इस इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दिनों बाद मीडिया से बात कर रहे हैं, दूसरी पारी में पहली बार। मैं एक अलग रुख देख रहा हूं इस बार मुख्यमंत्री का। एक नई उत्साह है, एक नई उमंग है, और मैं ये देख रहा हूं कि इस बार इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फोकस है, इस बार रिफॉर्म्स पर फोकस है। और आपने बहुत मेहनत की है पिछले कुछ महीनों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने की, जो कि अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, जिसको कि अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं अपने क्या कहते हैं दर्शकों के लिए, तो करीब 80 लाख करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमी, ये आप 4 साल में करना चाह रहे हैं, 2027 तक करना चाह रहे हैं। कैसे कर पाएंगे ये सब? राहुल जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आप यहां पर आज आए हैं और उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 6 वर्षों में अपनी विकास दर को दोगुना किया है। जीडीपी दुगनी हुई है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले जो यूपी का जो फर्स्ट इन्वेस्टर समिट था फरवरी 2018 में, उस समय इसका एक लक्ष्य हम सबको दिया था। इन्वेस्टर समिट के उन कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। इसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना आ गई। कोरोना के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आगे बढ़ नहीं पाई। उसने इकोनॉमी को भी काफी हद तक उसके मार्ग में एक बाधा खड़ी की थी। लेकिन अब कोरोना से लगभग उत्तर प्रदेश भी, देश भी उभर चुका है। अब हमारे सामने था कि हम इसके लिए क्या नया प्रयास प्रारंभ करें। और अगर वास्तव में यूपी जैसे स्टेट की 25 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाना है, अगर भारत को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो उत्तर प्रदेश को अपना रोल उसमें अदा करना पड़ेगा। इसके लिए व्यापक रिफॉर्म किए गए। उन सेक्टर्स की पहचान हुई जिनमें यहां पे निवेश हो सकता था। 25 ऐसे सेक्टर निकले, उनकी पॉलिसी बनाई गई। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के अलावा टीम्स भेजी गई दुनिया के बड़े देशों में, देश के बड़े महानगरों में। और आज मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की नजदीक तिथि आ रही है, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश की जीडीपी से अधिक निवेश के प्रस्ताव लाने में सफल हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश जो अनंत संभावना वाला प्रदेश है, जिसमें केवल औद्योगिक निवेश ही नहीं, बल्कि हमारे पास तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत बड़ा स्कोप है, एमएसएमई के फील्ड में है, हमारे पास अपना मैन पावर है, बहुत अच्छा मैन पावर हमारे पास है। ये सभी कार्यक्रम हम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। कितना निवेश ला पाएंगे आप, क्या अनुमान है? देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है जी, इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की जीडीपी से ज्यादा निवेश लाने में सफल होंगे। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। एक चीज ये बताएं कि
4 साल में अगर आपको ये लक्ष्य हासिल करना है एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो आपको 4 गुना आज की इकोनॉमी को करना पड़ेगा, अर्थात करीब 25% की रेट से ग्रो करना होगा। आज हमारा देश 6-7% की रेट से ग्रो कर रहा है। आने वाले समय में भी अनुमान है कि 7-8% अगर रिफॉर्म्स चलते रहे तो उस रेट से ग्रो, तो उत्तर प्रदेश ये ब्रेकआउट ग्रोथ कैसे कर पाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर ओवरऑल विकास दर आप देखेंगे तो 13 से 14 के बीच में चल रही है। जो दुनिया के अंदर मंदी का दौर चला है, इसको देखेंगे, उसमें से अगर इसको भी माइनस करेंगे तो भी हमारी 8% की इस समय ग्रोथ रेट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूपी में केवल औद्योगिक निवेश की ही संभावना नहीं है, उत्तर प्रदेश के अन्य सेक्टर्स भी हैं। खासतौर पर देश का सबसे फर्टाइल लैंड हमारे पास है। 11% देश की कृषि भूमि में 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन यूपी करता है। मेरा मानना है कि अभी इसमें हम लोग थोड़ा और प्रयास करेंगे तो 8.5% की कृषि विकास दर को हम डबल डिजिट में पहुंचाने में सफल होंगे। और इस दिशा में पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार के स्तर पर और पिछले 6 वर्ष के अंदर राज्य सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसके परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा यूपी का जो परंपरागत उद्यम था एमएसएमई का, 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास मौजूद हैं। सरकार ने उसको थोड़ा प्रोत्साहित किया, थोड़ा पुशअप किया। परिणाम है उसने यूपी के एक्सपोर्ट को दुगने से अधिक कर दिया। रोजगार की अनंत संभावनाओं वाला फील्ड है हमारे पास। इस पे हम थोड़ा प्रयास प्रारंभ करें, यह यूपी के विकास दर को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा, यूपी के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनसीआर से सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट को जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट्स के निर्माण जो पिछले 6 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर हुए हैं जी, या इंटरस्टेट कनेक्टिविटी जिस प्रकार से उसका स्ट्रेंथन हुआ है, लैंडलॉक्ड स्टेट से हट करके आज हमारे पास पूर्वी बंदरगाह से जुड़ने के लिए देश का वाटरवे नंबर 1 आज यूपी के पास मौजूद है। एक्सप्रेस हाईवे का जो जाल यूपी के अंदर पिछले 6-7 वर्षों के अंदर बिछा है, ये सभी चीजें यूपी की इकोनॉमी को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अवसर देता है। अगले 4 साल में आपको क्या लगता है कितनी नौकरियां दे पाएंगे आप यहाँ पे? ये एक देखिए, मुद्दा भी रहा है। अभी पहले हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी जी। एमएसएमई और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1,61,000 से अधिक यूथ को उसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से हम लोग 60 लाख से अधिक व्यापारी और उद्यमियों को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। यह हमारे पिछले 5-6 वर्षों का है। अगले 6 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से लोगों ने और दुनिया के उद्यमी और निवेशकों ने यूपी में रुचि ली है, अगर इन सब के परिणाम अगर आप देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि यूपी लाखों नौजवानों को नौकरी की सुविधा यहाँ पर देने में सफल होगा। एक आंकड़ा दीजिए, अगले 4 साल में जैसे जैसे $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेंगे तो कितनी प्राइवेट सेक्टर नौकरियां क्रिएट हो सकती हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये अभी मैंने एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास अभी एमओयू चल रहे हैं, बड़े पैमाने पे लोगों ने रुचि ली है। एमओयू की प्रकृति और इन सब को लेकर के 10 फरवरी को हम इसकी घोषणा भी करेंगे
कि अगले 2 साल 4 साल के अंदर हम कितने निवेश को कितने समय के अंदर करवाने में सफल होंगे और कितने युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी हम जमीनी धरातल पर लाने में सफल होंगे, इसकी भी घोषणा होगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ लाखों की संख्या होगी। पहले देखा गया है 2018-2019 में भी आपने इन्वेस्टर समिट किया, उसमें भी काफी एमओयू साइन हुए, जैसे कि 4.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। तो इसमें कन्वर्जन कितना हुआ, मतलब कितना निवेश आया? देखिए, मैंने तब भी कहा था कि यूपी में हम उतना निवेश करवाने में सफल होंगे, उतना हम लोग एमओयू कराएंगे जितना यूपी की वार्षिक बजट होगा। 4,28,000 का हमारा वार्षिक बजट उस समय था जी। हमारे पास 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे। और मुझे प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद हम लोग लगभग 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए। 4 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ से अधिक के। इसमें बहुत सारी यूनिट तो अब प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। अगर आप देखेंगे, आपके मथुरा में पेप्सिको का जी जो कारखाना लगा है, जो यूनिट लगी है, लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से, और बहुत अच्छा उसने उत्पादन शुरू किया वहां पे। यूनिलीवर का हमीरपुर में जी। ऐसे ही डाटा सेंटर आपके ग्रेटर नोएडा में लग चुका है। ऐसे ही आपका जो है सैमसंग का डिस्प्ले यूनिट, ये पहली बार देश की फर्स्ट यूनिट थी। ऐसे हजारों यूनिट यूपी के अंदर अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर चुकी है। कौन कौन से सेक्टर्स में आप देख रहे हैं कि निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा? देखिए, सभी 75 जो 25 के 25 सेक्टर हम लोगों ने तय किए थे, सभी में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो औद्योगिक विकास के साथ साथ यूपी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के उसमें आईटी और आईटीएमएस के क्षेत्र में भी काफी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। अलग अलग जो 25 बायोफ्यूल के लिए हुए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें हुए हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं। उन सभी 25 सेक्टर्स में ये थोड़ा मुझे वाइब्रेंट गुजरात की याद दिलाता है। आप लगता है कि उस मॉडल से कुछ प्रभावित हैं, कुछ मोदी जी का इसमें इनपुट, कुछ टिप्स वगैरह उनसे लिए? कुछ देखिए, सारी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की है और इन सब बातों को लेकर के हम राज्यों के साथ भी अपने अनुभव को शेयर करते हैं, उनकी पॉलिसीज को भी देखते हैं कि इन राज्यों ने कहां पर क्या अच्छा किया है और फिर उसके अनुरूप फिर अपनी पॉलिसी भी तैयार करते हैं। योगी जी, आपका विजन बहुत बड़ा है, सराहनीय है। देखते हैं आगे 4 सालों में कैसे निवेश आता है, उत्तर प्रदेश कैसे प्रगति करता है। कुछ चीजें जरूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश में, जो कि पिछले 5 सालों में आपने, बल्कि 6 सालों में आपने बहुत अच्छी की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। नीचे के लेवल पे करप्शन हावी रहता है, तो क्या कहीं पे आप इसकी वजह से कोई फास्ट ट्रैक डेस्क बना रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में, जिसमें से अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अप्रोच करना पड़े, निवेश लाना हो, तो वो सीधे आपके पास तक पहुंच सके? देखिए, पास पहुंचने की अब नौबत ही नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर, इसने यूपी के परसेप्शन को देश और दुनिया के सामने चेंज करके रख दिया है जी, और इसको हर व्यक्ति स्वीकार करता है। एक दूसरा है कि कोई भी निवेशक आज हमारे साथ एमओयू कर रहा है तो हमने उसको सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, जहां पे 350 से अधिक क्लियरेंस उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। हाँ, निवेशक को उन क्वेरीज का जवाब समय से देना होगा जो वहां से उससे मांगी जाए। ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उनको सुविधा प्राप्त होंगे। एमओयू पूरा होने के बाद जब निवेश जमीनी धरातल पर उतारने की बात आती है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी एक नया पोर्टल उनका इंतजार कर रहा है। एक व्यवस्थित तरीके से उसे जमीनी धरातल पर उतारना। निवेश जमीनी धरातल पर उतर हो चुका है तो
IMS इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम से वो स्वयं जुड़ जाएगा। कब कब शासन का इंसेंटिव निवेशक को जाना है, ये सब ऑटो मोड में सब होता हुआ दिखाई देगा। ये 3 प्लेटफॉर्म हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं हर एक निवेशक के लिए, और मेरा मानना है कि ये किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त CM कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग स्वयं करेगा। तो आप इस पर खुद एक नज़र बनाए हुए हैं, खुद देख रहे हैं इसको। योगी जी, इस बार बहुत हल्ला था कि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाने वाले हैं, आखिरी में आपने जाने का इरादा बदल दिया, ऐसा क्यों? देखिए, मेरी यहाँ व्यस्तता थी हमारे सामने उसी समय। देखिए, अगर मेरा ये कार्यक्रम जो है किसी एक उसके साथ बनता, जो है नवंबर में अगर दुनिया में हमारी टीम गई होती, तो हम लोग उस समय अपनी उस टीम के साथ, उस समय मेरा भी कार्यक्रम एक बार कुछ जगह जाने का था। उसी समय कुछ राज्यों में इलेक्शन आने के नाते, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने के नाते हम लोग कार्यक्रम नहीं दे पाए, मैं जा नहीं पाया। बाद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 से संबंधित समिट एक साथ आ गई, तो मेरी यहाँ लोकल व्यस्तता के नाते मैं फिर वहाँ के लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन मेरा ये मानना है कि वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश को जो समर्थन मिला है वह बहुत उत्साहजनक था। योगी जी, थोड़ा सा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हटते हैं और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मुझको अभी गुजरात के चुनाव के पहले अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि टिकट कटवाने का इंतज़ाम कर लीजिए, 1 जनवरी को जाकर रामलला के दर्शन करने अयोध्या में। तो क्या जनवरी 1 के बाद सब लोग रामलला के दर्शन अयोध्या में जाकर कर पाएंगे? क्या आप अपने टाइमलाइन पे प्रतिबद्ध हैं? देखिए, मंदिर अपने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ चुका है, और जो टाइमलाइन दी गई है उसके अनुरूप वहाँ पे मंदिर का निर्माण भी होगा, और रामलला समय से अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये देश के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत गौरव का दिन होगा, जिस दिन रामलला सैकड़ों वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजमान होंगे। जी, तो इसमें 1 तारीख से दर्शन शुरू हो जाएंगे, जैसा कि उसके बाद से जब भी जो भी कार्यक्रम मंदिर ट्रस्ट तय करेगा उसके अनुरूप सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। एक विवाद पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो चला है, वो है रामचरितमानस का विवाद, और ऑपोजिशन जो है इस पर काफी हावी है, इस पर चर्चा करती जा रही है। आपका क्या मत है इस पर? आप इसको कैसे देखते? देखिए, जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के, बड़ी योजना को लेकर के, बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आते हैं, तो जिन लोगों ने विकास के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिनकी डेवलपमेंट की कोई सोच नहीं है, जो विकास नहीं बल्कि विभाजन पे विश्वास करते हैं, तो वे लोग इस प्रकार की कोई ना कोई बयानबाजी अपना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़ा आयोजन है, और इसके साथ ही G20 का समिट, यह उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी एक अवसर है, जब वैश्विक मंच पर हम लोग अपनी छवि को, अपने सामर्थ्य को प्रस्तुत करने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। तो विकास और इस प्रकार के अवसर से ध्यान हटाने के लिए यह इस प्रकार की बयानबाजी है, इसके पीछे कोई अन्य हेतु नहीं है। अब जैसे कि काफी सारे, मायावती जी ने कहा कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे बड़ा है, रामचरितमानस नहीं। आपके अखिलेश जी ने कहा कि हमारा अंबेडकर जी ही हमारा धर्म है। फिर अब वो कह रहे हैं मैं भी शूद्र हूं, और वो आपसे ये सवाल जो है सदन में पूछना भी चाहते हैं। तो इन सबको आप क्या जवाब देंगे? इससे सीधा साधा जवाब क्या है? सदन में जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न का जवाब भी उसी प्रकार का सीधा जवाब सदन में उसका मिलेगा। जो क्या है? मैं कह रहा हूँ, जब सदन में प्रश्न आएंगे, जहां से प्रश्न आएगा वहां से उसका जवाब भी देंगे। जी, ये रामचरितमानस को उत्तर प्रदेश में जो राम जन्म की भूमि भी है, यहाँ पर उसको जलाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई हो चुकी है जी। और रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, समाज को जोड़ने वाला ग्रंथ है,
और रामचरितमानस के प्रति सनातन आस्था जी उत्तर भारत के हर घर में सुंदरकांड के पाठ होते हैं किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हर सनातन धर्मावलंबी सुंदरकांड का पाठ कराता है। दूसरा, अक्टूबर से लेकर के सितंबर के अंत से लेकर के और दिसंबर के प्रारंभ तक उत्तर भारत के हर गांव में रामलीलाओं के मंचन होते हैं। रामलीलाओं का मंचन की शुरुआत भी संत तुलसीदास जी ने की थी। रामलीलाएं पूरे गांवों को जोड़ती हैं और जिन लोगों को रामचरितमानस के इस भाव के बारे में जानकारी होती ना, वे लोग इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाते। आखिर उसी रामचरितमानस में निषाद राज का भी चित्रण है और उसी रामचरितमानस में सबरी का भी चित्रण है जी। तो बुद्धि का फेर है। पर राजनीति में बैकवर्ड वोट्स को गैल्वेनाइज करने का एक ये तरीका भी हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत विभाजन झेल चुकी है और विभाजन के कारण पहचान का संकट भी देख चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अब बार बार विभाजनकारी ताकतों को ठुकराई है। 14 में ठुकराया, 17 में ठुकराया, 19 में ठुकराया और 22 में भी जवाब दे चुकी है जी। इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। वो लोग कितना भी माथापच्ची कर लें, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। आपने तमाम चुनाव की बात की तो 2014 में 71 सीट लेकर बीजेपी यहां आई थी, 2019 में 63 सीट, 2024 में आप कितनी सीट देखते हैं? देखिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटें यहां पाएगी और बेहतर परिणाम देगी। 2014 की 71 सीट का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है? मैंने कहा ना, बेहतर परिणाम हम यूपी से देंगे। अच्छा, तो ये कैसे आपको लगता है? मान लीजिए कि सारी पार्टियां साथ एकजुट हो जाएं और एक ही कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा करें तो क्या होगा? ये 19 में हो चुका है। ऐसा है नहीं कि कोई नया हो रहा है, 19 में सब हो चुका है। ये सारा प्रयोग हो चुके हैं यूपी में। एक कास्ट सेंसस की डिमांड आई है जो कि काफी प्रदेश देख भी रहे हैं, बिहार में काम शुरू भी हो गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अभी तक कुछ इस पर वो नहीं हुई। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या करेंगे आप? ये सेंसस की कार्रवाई राज्य सरकार नहीं कराती, भारत जनगणना आयोग कराता है और जो भी उनकी अपनी गाइडलाइन होगी, जो भी उनके कार्यक्रम होंगे, राज्य सरकार उसके अनुसार चलेगी और राज्य सरकार उसी आधार पर अपने कार्यक्रम का। पर क्या आप उसके सपोर्ट में हैं? मैंने कहा, जो भी भारत सरकार तय करेगी और जनगणना आयोग तय करेगा, हम उसके साथ में हैं। आपके डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि वो इसका समर्थन करते हैं। इस वजह से ही किस संदर्भ में मेरी इस संबंध पर चर्चा नहीं हो पाई। आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट राज्य के चुनाव आने वाले हैं और मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप स्टार कैंपेनर हैं, आप अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करने। तो आप कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जो चार बड़े प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का मतलब डबल इंजन की सरकार। तब शासन की गति मीटर गेज की नहीं होती, बुलेट ट्रेन की होती है और यह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में देखने को मिलता है। वहां विकास के कार्य हों, वहां पर लोक कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हो, समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त होती हैं, हो रही हैं और ये चीजें हमें बहुत अच्छे ढंग से वहां देखने को मिली। कर्नाटका में थोड़ा बहुत ऑपोजिशन देखा जा रहा है कि कुछ समय से थोड़ी प्रबल है, जैसे कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत मजबूत हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी से कांटे की टक्कर की उम्मीद है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की भी सरकार जो है काम कर रही है। तो इन सब के रहते आपको उम्मीद है कि क्या इन चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए,
कांग्रेस के कुशासन से देश उब चुकी है। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, दोनों जगह जनता में एक असुरक्षा का सा वातावरण है। डेवलपमेंट के कार्य बाधित हुए हैं। शासन की योजनाओं का लाभ ईमानदारी से समाज के प्रत्येक तबके को नहीं प्राप्त हो पा रही है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, विकास एक स्पीड पकड़ा है। और मैंने कहा ना कि जब सेंट्रल में जिस विचारधारा की सरकार है वही उसी पार्टी की सरकार राज्य में है, तो विकास की दर दुगनी होती है, कई गुना बढ़ती है। तो डबल इंजन की सरकार का लाभ न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में बल्कि विकास की हर योजना के साथ साथ लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ भी जुड़ती हुई दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी शासित दोनों राज्यों में ये सब लाभ बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा का क्या असर पड़ा है पूरे देश में? क्या इससे राहुल जी की छवि में कोई अंतर पड़ा है? राहुल जी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उनका एक ये रहा है कि नफरत के बाजार में हमें एक मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो सीधा सीधा निशाना आप लोगों पर है, ये कहकर कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहें? 1947 से क्या कर रहे हैं लोग? इस देश में जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन तो कांग्रेस की ही देन है। तो जो उन्हें विरासत में मिला है वही तो देश को दे रहे हैं। उन लोगों ने तो वही किया है, तो स्वाभाविक रूप से वही काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी जो हैं अपनी नकारात्मकता को छोड़ते ना तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलता है, लेकिन नकारात्मकता उनकी सारी उपलब्धियों पे पानी फेर देती है। तो आपको लगता नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ प्रदेशों पे कोई असर रहा है? जैसे कर्नाटका हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब प्रदेशों पे कोई? देखिए, किसी भी कार्यक्रम में भीड़ की उपस्थिति से आप उसकी सफलता को नहीं मान सकते। कॉमन मैन ने उसको किस रूप में लिया है, इसके अलावा और कितनी दूर तक, कितनी देर तक उसका इम्पैक्ट होगा, ये भी उस पर निर्भर करता है। उस पार्टी का अपना विषय, अपना एजेंडा होगा, अपना उसको करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन उनको देश के सामने ये भी बताना चाहिए कि उसका उद्देश्य है क्या। अयोध्या में राम मंदिर का काम अब करीब करीब पूरा होने वाला है, तो अब अगला काशी और मथुरा को आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अब ये सरकार यहां और 4 साल है, तो काशी मथुरा का आपकी सरकार का क्या रवैया रहेगा? देखिए, काशी में आप देख रहे हैं, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है जी। आज काशी एक नए कलेवर के रूप में पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। तो वहाँ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उसके भौतिक विकास के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम सरकार चला रही है। और केवल उन्हीं स्थलों के लिए नहीं है, हम तो विंध्यवासिनी धाम में भी काम कर रहे हैं, हम लोग सुख तीर्थ में भी काम कर रहे हैं, हम लोग नैमिष सारण्य में भी काम कर रहे हैं, और अन्य सभी धार्मिक स्थलों में बौद्ध जो है परिपथ पे भी यूपी के अंदर कार्य हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के लालापुर में भी काम हो रहा है। संत तुलसीदास जी के राजापुर में भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये सभी हर जगह के समग्र विकास के लिए कार्यक्रम। तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी जल्दी ही कार्य जो है कंक्लूड होगा, आपके इस कार्यकाल में ये बात आगे बढ़ेगी? देखिए, सभी काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, आस्था का सम्मान करते हुए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जो है खुद भी फिल्म इंडस्ट्री को यूपी में लाना चाह रहे हैं और आप इस बारे में काफ़ी सालों से बात कर रहे हैं। सुनील शेट्टी जी ने आपसे मुंबई में ये सवाल रखा भी था, ये एक बॉयकॉट कल्चर का सवाल। अब जैसे बेशरम रंग पठान जो फिल्म आई थी उसके चारों तरफ काफ़ी विवाद रहा। आप इसको कैसे देखते हैं, इस बॉयकॉट कल्चर को कैसे देखते हैं? आपकी क्या मैसेज है बॉलीवुड को? देखिए, किसी भी कलाकार और साहित्यकार का या जिसके पास कोई विशिष्ट
उसके पास कोई भी इस प्रकार की कोई उपलब्धि है तो उसका सम्मान होना चाहिए, और हम उन सभी का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश ने फिल्म के लिए अपनी पॉलिसी भी बनाई है, और यहाँ पे बहुत सारी फिल्में, पहले की तुलना में ज़्यादा फिल्में यहाँ पर आज उनका निर्माण हो रहा है, उसके बारे में तमाम कार्यक्रम चल भी रहे हैं। हाँ, ये फिल्म डायरेक्टर को भी ध्यान रखना होगा कि कोई फिल्म बनाते समय भूलवश कोई घटना होती हो तो अलग विषय है, लेकिन जानबूझ करके कुछ इस प्रकार के सीन न दें जो कहीं विवाद को जन्म देते हो और जन भावनाओं को आहत करते हो। नहीं, सही बात। एक और मुद्दा है जो कि जिस पर आपसे मैं सवाल पूछना चाह रहा था, सीधा सवाल है मेरा। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट जो है, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मैंने देखा है कि यहाँ पे एक उसको सजा भी हुई है कन्वर्जन के लिए, काफ़ी सारे केसेस भी रजिस्टर हुए हैं, मगर मेरा एक लार्जर बड़ा सवाल है जो कि मैं आपसे अक्सर विवाद करता भी रहता हूँ कि इस कन्वर्जन की इस मुद्दे से आप लोग इतना जुड़े हुए क्यों हैं? ये तो रिलीजियस प्रैक्टिस, हम चाहे जो रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहें हम कर सकते हैं, तो ये कन्वर्जन का मुद्दा जो है इतना अहम क्यों? हर व्यक्ति को अपने अनुसार अपनी उपासना विधि चुनने का अधिकार है जी। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं है, लेकिन लोभ से, लालच से, छल छद्म से ये करने का किसी को अधिकार नहीं है। एक दूसरा, रिलीजियस डेमोग्राफी एक सच्चाई है, इसे भी हमें स्वीकार करना होगा, और अगर ये सच्चाई नहीं होती तो 1947 में देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता है। तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को कैसे करेक्ट करेंगे? ये इसके लिए कोई लॉ लाने की बात है? हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे यहाँ एक्ट बन चुका है, हम 20 में एक एक्ट बना चुके हैं जी। यूपी गवर्नमेंट इस संबंध में अपना एक्ट बना चुकी है और उसको लागू भी कर चुकी है, उसी में सजा हो रही है। जिससे आपको लगता है कि आने वाले समय में ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ठीक मैंने कहा ना, ये सभी चीजें हम लोग पहले से इसके बारे में सतर्क होकर के अपना कानून बना चुके हैं, हम उसको लागू भी कर चुके हैं। योगी जी, मैं आपसे इस बारे में भी पहले भी चर्चा कर चुका हूं। मैंने आपसे सवाल किया था कि आपका मुसलमानों से क्या रिश्ता है। मैं उसी सवाल को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं कि मुसलमानों को आप कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? मोदी जी भी आजकल कोशिश कर रहे हैं कि जो है पासमानदा मुसलमानों को जो है अपने साथ जोड़ा जाए। ये भी गरीब वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसको भी अपने संग जोड़ा जाए। तो आप इनको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, किसी को जोड़ने के लिए व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं के माध्यम से उनके साथ सीधे संवाद का कार्यक्रम। और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अगर हिंदुओं के शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं तो मुसलमानों को भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। आज सुरक्षा का एहसास, अगर हिंदू बेटी सुरक्षित है तो मुस्लिम बेटी भी सुरक्षित है। तो हर व्यक्ति को इन चीजों का लाभ मिल रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि सुरक्षा और सुशासन का लाभ किस रूप में आगे मिल सकता है। ये चीजें उनको देखने को मिल रही, तो उसका लाभ सबको मिला है, और ये जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम। दूसरा, शासन की योजनाएं, कोई भी योजना हो, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। ये नहीं, पिक एंड चूज नहीं कि ये मेरा है, तेरा है, ये नहीं हो सकता है। जिस दिन लोकतंत्र की सबसे पवित्र भावना तुष्टीकरण नहीं है, लोकतंत्र की सबसे पवित्र भावना है कि समभाव से हम शासन की योजनाओं का लाभ सबको दें, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही लोकतंत्र का मूल भाव भी है, और यही जोड़ने का एक आधार भी है। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डर के रहने की जरूरत नहीं है, इस्लाम को यहाँ कोई थ्रेट भी नहीं है, मगर उनको अपना एटीट्यूड थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना चाहते हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, माननीय सरसंघ चालक जी ने जो बात कही है एकदम सही परिप्रेक्ष्य में कही है।
हमें तो भारतीय दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। अगर हम भारतीय हैं, सब हर नागरिक को जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके पहले अपने को एक भारतीय नागरिक मानना पड़ेगा अपने आप को। और भारत का दृष्टिकोण भी यही कहता है कि ये मेरा है, ये पराया है। ये तो छोटी बुद्धि के लोग करते हैं। विराट सोच वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। तो सबको एक समग्र दृष्टि से देखने का प्रयास अगर हम करेंगे तो कहीं कोई विवाद ही नहीं होगा। योगी जी, आप उत्तराखंड से आते हैं, आप उस प्रदेश से जुड़े हुए भी हैं। आप ये जोशी मठ को कैसे देखते हैं? क्या केदारनाथ बद्रीनाथ में लोग दर्शन करने जाते हैं, भीड़ बहुत आती है, तो क्या वहाँ पे जो रोड बनाने में, डैम्स बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में क्या हम अपने पहाड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं? क्या हल देखते हैं इसका आप आगे? देखिए, केंद्र और राज्य शासन वहाँ के लिए अपनी कार्य योजना बनाई है और उसको प्रभावी ढंग से लागू भी कर रही है। मुझे इधर जोशीमठ जाने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों को स्वयं भी, जो सभी लोगों को इस बारे में देखना होगा कि डेवलपमेंट कहीं हो, पहाड़ में हो या मैदान में हो, और नियोजित और अवैज्ञानिक जब भी होगा तो उसके दुष्परिणाम से कोई वंचित नहीं रहेगा। हम लोग बहुत बार देखते हैं नदी के कैचमेंट एरिया में बहुत सारे लोग बस जाते हैं जी, लेकिन नदी तो अपना रुख कभी ना कभी बदलेगी। तो सबसे ज़्यादा जनहानि और धनहानि उस समय होती है जब कैचमेंट एरिया में विकराल रूप नदी का देखने को मिलता है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ जब भी होगा तो उसके दुष्परिणामों से मानवता अपने को अलग नहीं कर सकती है। जी, एक और विवाद हाल में जो चल रहा है, उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री ने कोलिजियम सिस्टम जो जजेस की नियुक्ति के लिए होता है उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात करी है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें माननीय कानून मंत्री और महामहिम उपराष्ट्रपति जी का बयान स्पष्ट आ चुका है। मुझे लगता है कि मुझे बीच में बोलने की कोई आवश्यकता है भी नहीं और मेरे वक्तव्य को बीच में डालने की कोई मतलब भी नहीं होता है इस प्रकार के मामलों में। अब पिछले 5-6 सालों में जो है 370 भी, आपके जो कुछ मुद्दे थे, राम जन्मभूमि का मुद्दा था, 370, ये सब हो चुका है। अब एक बड़ा मुद्दा जो बचा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। तो इसका अगले कुछ सालों में आप कैसे देखते हैं कि इसका रोड अहेड क्या है इसके लिए? देखिए, उसमें कॉमन सिविल कोड, इस संबंध में अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने यहाँ कमेटियां गठित की गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हमारा लॉ कमीशन इसको देख रहा है। उसकी सिफारिश जब शासन को आएगी सरकार उस पर जरूर विचार करेगी, लेकिन अभी तो उनको उस पर सभी पक्षों को लेकर के, सभी चीज़ों को लेकर के लोग अभी विचार करेंगे उस पर। तो उसी के बाद कुछ होगा यहाँ? हाँ, जो भी निर्णय लेना होगा उसके बाद निर्णय करेंगे। योगी जी, आप राम जन्मभूमि आंदोलन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि इस बार मुलायम सिंह यादव जी को, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को जो पद्म विभूषण दिया गया, कार सेवकों पे 1990 में उन्होंने गोली चलाने के आदेश वगैरह दिए थे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके सकारात्मक पक्ष भी होंगे, कुछ नकारात्मक पक्ष भी होंगे। लोक सेवा में एक लंबे कालखंड तक उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लिए एक अवसर था कि जब वो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की डिक्शनरी में कहीं कृतज्ञता शब्द है ही नहीं, धन्यवाद शब्द है ही नहीं। और वो इस प्रकार के सम्मान को पचा भी नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं पचा पाएंगे क्योंकि जिन लोगों ने नेताजी को कभी अब सम्मान दिया ही नहीं, तो वे लोग तो टिप्पणी करेंगे ही करेंगे। लोग कहते हैं कि इसमें आप लोगों की भी यादव वोट बैंक पर नजर है, इसमें राजनीति का भी एक एंगल। ये वोट बैंक का नजरिया नहीं है।
यह किसी एक फील्ड में कार्य करने वाले लोगों की उन कार्यक्रमों को एप्रिसिएट करके नई पीढ़ी को समाज सेवा के कार्यों के साथ जोड़ने के लिए एक नई प्रेरणा है। योगी जी, जैसा कि मैंने कहा कि इस बार एक आपका नया रुख देखने को मिल रहा है, तो आपकी मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? आप नौकरशाही से, यहाँ पे कुछ लोग घबराते भी हैं आपसे, अलग अलग तरह की लोग बातें करते हैं कि आप स्ट्रिक्ट भी हैं, डिसिप्लिनेरियन भी हैं। आपकी मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? कैसे इतने बड़े प्रदेश को इतने यहाँ से और इतना बड़ा विजन लेके आगे जा रहे हैं, तो कैसे आप काम करते हैं? संतुलन समाज और सरकार के बीच में, सरकार और प्रशासन के बीच में एक बेहतरीन संतुलन के माध्यम से भारत सरकार के कार्यक्रमों को यहाँ पे ईमानदारी के साथ लागू करने, और फिर इस संतुलन के साथ साथ पब्लिक इनपुट भी हर एक योजना के साथ लेते हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। हम कोई योजना बनाएं, उसका केंद्र बिंदु कॉमन मैन होगा, जिससे शासन की योजना वहाँ तक हम ईमानदारी से पहुँचा सके, और हम उस कार्यक्रम को, ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या शासन का कोई भी कार्यक्रम उसी को लेकर के आगे बढ़ता है। योगी जी, अक्सर आपको हिंदू सुप्रीमिस्ट या फासिस्ट वगैरह कहते हैं लोग, आपको कैसा लगता है जब आपके बारे में लोग? देखिए, मैं एक योगी हूँ जी। अब देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती होंगी, आवश्यक नहीं कि वो चीज़ें सबको अच्छी लगती होंगी, और मुझे अपनी बात थोपनी भी नहीं चाहिए किसी पे। तो अगर उनको ये लगता है तो मैं तो वही हूँ जो मैं हूँ, लोग मुझे जिस रूप में जानते हैं। योगी जी, लोग आपकी पूजा भी करते हैं, लोग आपको कोसते भी हैं। अगर इतिहास में आप अपने आप को कैसे देखना चाहेंगे? मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं एक योगी के रूप में और योगी ही रहना चाहता हूँ। तो आप ऐसे ही लोगों को लोग चाहेंगे कि ऐसे ही लोग आपको याद रखें? मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों याद रखने की बात ही नहीं आती। मैं योगी के रूप में काम कर रहा हूँ, एक योगी के रूप में ही अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने हम लोगों को इतना समय दिया, आपने अपने उत्तर प्रदेश के विजन को समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि मैं आज अपने सुबह कॉलीग से कह रहा था कि बुलडोजर बाबा से अब आप बिग बुल बाबा की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक रिफॉर्मर, मॉडर्नाइजर, मार्केट्स की ओर भी आपकी एक नज़र है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।